क्या चीज? हाँ हाँ, ऐसा होता है। एक काम कर सकते हैं, वो डाल नहीं सकते, वो प्रॉब्लम आ रही है इसलिए रीलोड किए थे सारे लेक्चर्स। वो यूनिक नेम होने से, कॉमन नेम होने से ना, खोलो 6 चलता था 9। हाँ, तो उसके लिए फिर जब हमने उससे बात की तो उसने बोला कि आप ना इनको यूनिक नंबर दो। अब यूनिक नंबर तो फिर न्यूमेरिक ही हो सकते हैं भाई, 8 9 अलग अलग होता है, तो सारे रीच चेंज किए उसको, है ना। तो अब इसका उपाय सिर्फ ये हो सकता है कि थोड़ी सी मेहनत करी जाए। लाइक उसमें जो क्वेश्चन नंबर्स हैं, आप में से किसी के पास टाइम हो तो आप मुझे हेल्प कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन नंबर से कौन से क्वेश्चन नंबर तक कराया। इस तरह से आप मुझे लिख के दे दो, उसको मैं अलग से वेबसाइट पर अपलोड कर देता हूँ, लिस्ट ऑफ लेक्चर्स एंड इट्स डिटेल्स। व्हाट यू कैन डू इज फर्स्ट यू गो टू द डिटेल्स, सी कि भी आज क्वेश्चन नंबर से 68 से 79 तक कराया, तो वो वाला लेक्चर नंबर सपोज 11 है, देन यू सी द 11। दैट कैन बी डन, आई बिलीव दैट इज इजियर प्रोसेस। तो अगर आप में से कोई हेल्प कर सकता है तो, नहीं तो फिर मेरे को जब टाइम मिलेगा तो मैं देखूंगा कहां से क्वेश्चन से कहां तक कराया, फिर डाल दूंगा। ठीक है, चलिए भाई शुरू करें। Now today we are starting with income from house property. I told you in all there are 5 heads of income. इनकम टैक्स जब हम पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स का मतलब यही है कि टैक्स ऑन इनकम। इनकम के बारे में शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि इनकम का मतलब यह है कि किसी भी सोर्स से अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो वो हमारे लिए इनकम बन सकती है। ठीक है, हर सोर्स के लिए इनकम टैक्स के प्रोविजन क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट ने जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम है उनको 5 हेड्स में क्लासिफाई किया हुआ है। उसमें से एक हेड इनकम फ्रॉम सैलरी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं हमारा दूसरा हेड, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 to 27। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द इनकम विच इज अराइजिंग फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर ना। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कई तरह से हो सकती है, उसमें से सिर्फ एक तरह से जो इनकम होगी वो इस चैप्टर में कवर्ड है। कई तरह से हो सकती है, जो मैंने अपने दिमाग पे जोर डाला तो मुझे दिमाग से आंसर आया कि भाई मोटा मोटा 3 तरह से हो सकती है। एक, मैं प्रॉपर्टी को किराए पे दे दूं तो इनकम हो जाएगी। ठीक है, मतलब मैं किसी और को यूज करने को दूं, जो दूसरा बंदा यूज करेगा आपकी प्रॉपर्टी तो कुछ पैसे देगा, यूजली इट इज द सिस्टम, सो वी गेट रेंट एंड दैट इज टैक्सेबल, दैट इज इनकम। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि मैं उस प्रॉपर्टी को किसी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज करूं। इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी चीज दुनिया की बिल्डिंग में ही होती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे क्लब हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे शोरूम हो, शॉप हो, एवरीथिंग इज इन ए बिल्डिंग। हाउस प्रॉपर्टी मीन्स बिल्डिंग। हाउस मीन्स घर नहीं, द वर्ड हाउस प्रॉपर्टी मीन्स बिल्डिंग। The chapter should be renamed income from buildings. That will be more better. But building भी फिर अपने आप में अलग डेफिनेशन है। शॉप को आप कहोगे ये कोई बिल्डिंग है, मैं कहूँ ये मेरी बिल्डिंग है, आप कहोगे ये तो शॉप है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कई बार कोई भी टर्म फिट नहीं बैठती। ऐसे अगर मैं अपनी शॉप को कहूँ ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी है तो आप कहोगे सर ये शॉप है, हाउस थोड़ी, हाउस तो घर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के कंफ्यूजिंग सी टर्म है, बट हेयर आई मीन एनी स्ट्रक्चर, any kind of building, whether it is a residential building or a commercial building। तो मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था बेसिकली कि एक प्रॉपर्टी से हमें इनकम कैसे हो सकती है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो सामने आया वो ये आया कि हम उसको रेंट के थ्रू कमा सकते हैं, और दूसरा पॉइंट जो सामने आया वो ये आया कि हम उसमें किसी तरह का अपना बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर टेनेंट अपना बिजनेस करे तो
तब भी रेंट तो रेंट ही रहेगा। अगर मैं अपना बिजनेस करूं तो फिर वो बिजनेस कहलाएगा। और तीसरा हो सकता है कि मैं उस प्रॉपर्टी को किसी और को दे दूं, सेल कर दूं उसकी, तो उसमें भी होने को तो लॉस भी हो सकता है, बट यूजली लोग प्रॉफिट पे ही बेचते हैं, है ना। तो दैट वे देयर कैन बी थर्ड टाइप ऑफ इनकम। ये हो गया, यहां तक समझ में आती है बात? पक्का? तो जो पहली टाइप की इनकम है, यानी प्रॉपर्टी को दूसरे को यूज करने के लिए दे दी जाए और उससे जो पैसा मिल रहा है, दैट इज रेंटल इनकम, दैट इज कवर्ड बाय द चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो दूसरी टाइप से है कि प्रॉपर्टी को बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया, उसको हम बिजनेस हेड में पढ़ेंगे कैसे ट्रीट करते हैं, उसको हम यहां नहीं पढ़ेंगे। और चौथा है कि हम प्रॉपर्टी को सेल कर दें और उससे कुछ प्रॉफिट कमाएं, वो भी हम आज नहीं पढ़ेंगे, आज मतलब इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, वो कैपिटल गेन में चला जाता है। ठीक है, प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग्स इज कवर्ड बाय द चैप्टर कैपिटल गेन्स। किसी बिल्डिंग को बेचने से जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ा जाएगा, उस चैप्टर में स्टडी करेंगे, अभी उसका कोई मतलब नहीं है। यानी ये जो चैप्टर है ये सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर है, जो अगर हम सही चलते रहे तो हार्डली 4 क्लासेस में ये खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है ही नहीं, आप समझ ही सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज पढ़ने वाले हैं हम, एंड दैट इज रेंट इनकम को कैसे टैक्स लगाए। कितना पढ़ लेंगे उसमें? एक छोटी सी बात हुई ना। इज इट फाइन? चैप्टर में एग्जामिनेशन में इस चैप्टर की रीजनेबल इंपॉर्टेंस है। समटाइम्स क्वेश्चन नहीं भी आता है, समटाइम बहुत छोटा सा आ जाता है, समटाइम आ भी जाता है, बट इन एनी केस हमें उतना भी नहीं सोचना होता। मैंने आपको पहले भी बोला था, एग्जामिनेशन के एंगल से हमें तो एक बार पूरा थॉरो सिलेबस तो कवर करना ही है। इज इट फाइन? यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? पढ़ना शुरू करें आगे। एक बात आपको बेसिक समझ में आई। दूसरी, बेईमानों की बस्ती है, बेईमानों की बस्ती है, इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया है। अदरवाइज बड़ा अजीब प्रोविजन है इस चैप्टर का। ये चैप्टर कहता है कि सपोज मेरी ये बिल्डिंग है और इसकी मार्केट रेंटल वैल्यू 50,000 पर मंथ है। सपोज मेरी ये 4 स्टोरी की बिल्डिंग है, अगर मैं किसी को रेंट पे दूं तो ये 50,000 पर मंथ पे रेंट पे चढ़ सकती है। दैट मीन्स हाउ मच आई विल बी गेटिंग इन ए ईयर? 6 lakhs। बट आप मेरे दोस्त हो, मैंने आपको ये 10,000 रुपये महीने पे दे दी, कितना हो गया साल का? 1,20,000। तो मेरी इनकम कितनी है एक्चुअल? 1,20,000। और टैक्स कितने पे लगेगा? 6 lakhs। नाउ दिस इज समथिंग, वही वाली बात। अब मैंने आपको क्या बोला था? बेईमानों की बस्ती है, बोला ना। गवर्नमेंट को विश्वास नहीं है हम पे, गवर्नमेंट को विश्वास नहीं है हम पे। एक्चुअली लोग बेईमानी करेंगे जरूर ना। अगर हम ये रूल बना दें कि जो रेंट आ रहा है उस पर टैक्स लगेगा, तो आपको पता है अभी भी इतना होने के बावजूद भी मार्केट में ये चलता है। अभी भी ये रियल मार्केट में प्रेवलेंट प्रैक्टिस है कि अगर आपकी बिल्डिंग 50,000 रुपये महीने किराए की है तो ये बात होती है किराएदार और मकानदार में, भाई इतना पक्के का, इतना कच्चे का, या इतना समझ लीजिए ऐसे कि इतना चेक में और इतना कैश में। जो कैश में दिया टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को, वो तो हवा में, उसका कोई टैक्स टूक्स नहीं है, वो तो मस्ती है अपना, आराम से जेब से निकले जेब में गए, मौज करो जिंदगी में। लेकिन जो चेक से जाता है फिर उस पर सारे टैक्सेस एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो अभी भी ये सब होता है टू सम एक्सटेंट। अरे बात समझ में? टू सम एक्सटेंट अभी भी ये होता है, लेकिन यही चीज है समझने की कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो चीज टैक्सेबल है वो क्या है? वो है रेंटल कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, उधर पीछे से होगा। ये बैग हटा लो प्लीज। अरे बात समझ में? तो इस चैप्टर में जो टैक्सेबल है वो रेंट रिसीव्ड नहीं है, मतलब मे बी इट कैन आल्सो बी, क्योंकि मैंने ऐसा कहा कि सपोज एक एग्जांपल लिया कि भाई मेरी बिल्डिंग 50,000 पर मंथ की रेंटल कैपेसिटी रखती है, तो झूठ थोड़ी मैं आपको 10,000 में दूंगा। काफी चांसेस है कि मैं 50 में ही दूंगा। जब 50,000 की चीज है तो 50,000 में ही दूंगा ना। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। देन इट विल बी टैक्सेबल एट 50,000, नो प्रॉब्लम। बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं, है ना? तो बात यहां पर यह है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो चैप्टर है वो एक बड़ी अजीब सी चीज क्रिएट करता है, और वो ये कि इट टैक्सेस योर नोशनल
कैपेसिटी ऑफ इनकम इंस्टेड ऑफ एक्चुअल इनकम। आज आप लोग मेरे को जानते हो, मजाक नहीं कर रहा, एक सिंपल सीरियस एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं। मेरे जैसी कैपेबिलिटी का बंदा, पढ़ा लिखा और जो भी XYZ, नौकरी करने जाए तो कितनी ही नौकरी मिल सकती है? से फॉर एग्जाम्पल 50,000 की, सेम एग्जाम्पल। मैं कहीं 15,000 पे नौकरी करने लगूं, से फॉर एग्जाम्पल, तो क्या 35,000 पे टैक्स लगाएंगे? मतलब सैलरी हेड में तो ऐसा कुछ नहीं था ना। सैलरी में तो जो किसी बंदे की एक्चुअल सैलरी उस पर टैक्स लगा रहे थे। लेकिन बिल्डिंग के केस में इन्होंने कहा है कि आप उसकी मार्केट वैल्यू असेस करो। टेक्निकल टर्म अभी इसमें आएगी ERV। ERV क्या है? एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। लॉ ये है कि किसी भी बिल्डिंग से क्या रेंट एक्सपेक्ट करते हैं हम एक साल में कमाना, हाउ मच वी एक्सपेक्ट टू अर्न बाय वे ऑफ रेंट इन 1 ईयर, दैट इज ERV, द एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। तो जो टैक्सेशन है वो ERV पे है। अगर आपने एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कमा लिया तो ऑब्वियसली फिर इनकम टैक्स लॉ क्या कहेगा? वो कहेगा जी हायर ऑफ द टू। ऐसे तो कभी कह ही नहीं सकते ना ये कि भी बिल्डिंग की एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू 2 लाख और आपने एक्चुअल में किसी को पटापटू के दे दी 2.5 लाख में। सपोज एक्सपेक्टेड 2 लाख थी उस बिल्डिंग की रेंटल वैल्यू, लेकिन आपने 2.5 लाख में दी हुई, तो ठीक है 2.5 लाख पे टैक्स लगेगा। दैट इज वेरी ऑब्वियस। ये तो हो ही नहीं सकता कि भाई उससे कम पे टैक्स लग जाए। दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो दोनों पॉइंट में रिवाइज करा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि इन दिस चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वी स्टडी जस्ट वन टाइप ऑफ इनकम एंड दैट इज रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी दिस चैप्टर शुड बी रीनेम्ड इन माय ओपिनियन एज रेंटल इनकम फ्रॉम बिल्डिंग्स। यानी हाउस का मतलब घर नहीं है, बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल। So basically this chapter deals only with one aspect, that is the rent earning capacity or the rental income of the building. दूसरी बात जो मैंने आपको बताई वो ये कि in this chapter we don't go only for the actual rent, but we also go after the earning capacity of the building. How much a building can earn by way of rent in 1 year. I will repeat my statement. How much a building can earn बाय वे ऑफ रेंट इन 1 ईयर। एक बिल्डिंग एक साल में किराए के रूप में कितना पैसा कमा सकती है, दैट इज कॉल्ड द रेंट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग एंड दैट इज टैक्सेबल इन दिस चैप्टर। ऑब्वियसली इफ द एक्चुअल रेंट इज हायर देन एक्सपेक्टेड रेंट देन वी विल गो फॉर दैट, नो प्रॉब्लम। इजी टू अंडरस्टैंड? ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर। 3 डिडक्शन इसमें से सिर्फ अलाउड है। इट्स नॉट लाइक सैलरी एड, हजारों चीजें हैं इसमें। सिंपल 3 बातें। पहला, हाउस टैक्स बाय वट एवर नेम कॉल्ड। हाउस टैक्स जितना भी पेड है वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, होना भी चाहिए। हाउस टैक्स क्यों होता है, क्यों होता है? हाउस टैक्स क्या होता है और क्यों होता है? किसी को आइडिया नहीं हाउस टैक्स क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, और थोड़ा एक्सपेंड करो जो समझ में आया। हाउस टैक्स क्या होता है? हाउस टैक्स कौन लेता है? गवर्नमेंट इज ए वेरी वेग टर्म। गवर्नमेंट तो सब कुछ आ गया ना। हाउस टैक्स लेती है म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी क्या होती है? म्यूनिसिपैलिटी क्या होती है समझाओ मुझे। लोकल अथॉरिटी नहीं होती वो, मतलब मैं सिर्फ समझा कुछ नहीं, ऐसी बात करो जिससे समझे। हाँ, जो सोसाइटी को, हमारे आसपास के एनवायरमेंट को मेंटेन करती है। जहां आप रहते हो वहां पर पार्क होते हैं, रोड होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, सीवेज सिस्टम है, वाटर सिस्टम है। सारा बेसिकली कौन मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है? एमसीडी। आप दिल्ली में रह रहे हो तो इसे समझ सकते हो। तो दिल्ली में एमसीडी क्या है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। इतना ही तो है, आपको टेक्निकल टर्म थोड़ी है। तो म्यूनिसिपैलिटी वही हो गई जो आपके उस एरिया को मेंटेन करती है। इज इट राइट? आप अपने घर में रहोगे, उसमें बिजली चलाओगे तो बिजली का बिल दोगे, पानी चलाओगे पानी का बिल दोगे। लेकिन जो रोड पे क्लीनिंग हो रही है
उसके पैसे तो नहीं देते ना आप। जो पार्क आप जाते हो तो कुछ तो क्लीन मिलता ही है, ऐसा भी नहीं है कि वहां पे आपको भी गंदा होता है, फिर भी कुछ तो क्लीन होता है। अगर कोई हो ही ना उसको मैनेज करने के लिए कभी भी, तो कितना वो तो पार्क क्या कूड़ाघर बन जाएगा। बट आप जाते हो तो साफ मिलती है, स्ट्रीट लाइट्स चलती हैं, रोड्स बनती हैं, सब कुछ हो ही रहा है। ठीक है, हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते एंड वी डू क्रिटिसाइज, वो ठीक है, बट समथिंग इज बीइंग डन। तो उसका पैसा कौन देगा? फ्री में कहां से होगा? दैट पैसा इज नोन एज म्युनिसिपल टैक्स। तो जो लोकल एरिया की म्युनिसिपैलिटी हमारे एरिया को मेंटेन करती है, बता रही समझ में, उसको पैसा चाहिए और वो पैसा हम देते हैं बाय वे ऑफ हाउस टैक्सेस और म्युनिसिपल टैक्सेस। कौन देता है इसको? मालिक। मालिक बोले तो ऑनर ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो लॉ ये कहता है कि जितना भी आपने हाउस टैक्स पे किया वो सारा माइनस कर देंगे। इसका मतलब क्या माइनस होगा? बिल माइनस नहीं होगा, रसीद माइनस होगी। सपोज आपके पास हाउस टैक्स का बिल आ गया, सर आपने साल के 15,000 देने हैं, आपको लो जी डिडक्शन। वो सर देने नहीं, जब दे दिए तब डिडक्शन होगी, ऑब्वियस सी बात है। इज इट राइट? हाउस टैक्स पेमेंट पर डिडक्शन है ना, क्लियर? खर्चे तो और भी होते हैं जी, भाई मकान है मेरा, टूट फूट होगी, रिपेयर होगा, पेंटिंग, पॉलिश, इंश्योरेंस और बहुत चीजें होती हैं। छोटा मोटा ग्राउंड रेंट होता है अगर फ्री होल्ड ना हो प्रॉपर्टी, कई खर्चे होते हैं। कोई जमाना था जब इसमें 8 पॉइंट हुआ करते थे और हम एक एक करके पढ़ाया करते थे, बट अब चेंज हो चुका है लॉ कई साल से। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भैया, जो भी तुम्हारे खर्चे हैं अपने को देखने का नहीं है उतना, ऐसा करो 30% डिडक्शन ले लो स्टैंडर्ड, ठा करके। ठीक है, चाहे खर्च कम हो, ज्यादा हो ना हो, 30% डिडक्शन ले लो, बात खत्म करो। चलो और बताओ। 3 डिडक्शन सारी पढ़ानी थी चैप्टर की, 2 पढ़ा दी आपको मैंने। एक हाउस टैक्स डिडक्शन अलाउड है और एक स्टैंड डिडक्शन अलाउड है। अब बच गई आखिरी, और वो भी बड़ी कॉमन डिडक्शन है एंड सिंपल है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अगर आपने घर को खरीदने बनाने के लिए कोई लोन लिया है तो लोन पे इंटरेस्ट जाएगा, वो भी डिडक्टिबल है। खत्म चैप्टर इनकम फ्रॉम, बस इतना ही है। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बेसिकली। एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू और एक्चुअल रेंटल वैल्यू को जो हाई है वो हमारा बेस होगा टैक्सेशन का, उसमें से हम हाउस टैक्स माइनस करके नेट वैल्यू निकाल लेंगे, उस पर 30% स्टैंडर्ड एक्शन दे देंगे, साथ में इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन माइनस कर देंगे, दैट इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दिस इज अ स्मॉल चैप्टर, आई एम टेलिंग यू दिस इज एन इजी एंड स्मॉल चैप्टर, करेक्ट? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1 ऑन पेज 1. Explain the concept of annual value. I think I have already explained what is annual value. So I'm just reading it for your reference. As per section 22, so now here starts the sections. तो सबसे पहला सेक्शन है इस चैप्टर का सेक्शन 22, जो कि डिफाइन करता है एनुअल वैल्यू को, जो कि डिफाइन करता है इस बात को कि इस चैप्टर में टैक्स किस बात पे है. सो एनुअल वैल्यू एज पर इनकम टैक्स एक्ट of a house property is taxable under this head. Property may be let out for residential and commercial purposes. तो यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है. अगर प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट है, अगर प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट है तो भी इस चैप्टर में है, और कमर्शियल पर्पस के लिए लेट आउट है तो भी इस चैप्टर में है. नेक्स्ट, व्हाट इज एनुअल वैल्यू? एनुअल वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट ड्यूरिंग द ईयर. The property might reasonably be expected to let. Expected to let यानी कि हम क्या मान के चल रहे हैं, कितने में किराए पे चली जाएगी. Expected to let, that is important. The taxability is not, इस लाइन को अंडरलाइन करो. The taxability is not on the rent received. Not on the rent received. बेसिक कंसेप्ट पकड़िए प्लीज इस चैप्टर का, फिर एकदम क्लियर रहेगा. The taxability is not on the rent received. Not. The taxability is not on the rent received, but फिर किस पे? Inherent capacity of the house to receive. यानी कि जो इसमें लाइन निकल के आई वो क्या है? Taxability is not on rent received,
इट इज नॉट ऑन रेंट रिसीव्ड, बट बजाय इसके किस पे है, बट ऑन कैपेसिटी टू रिसीव. नहीं, यही है ना बात सामने. बट ऑन द कैपेसिटी ऑफ द हाउस टू रिसीव रेंटल इनकम. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेस फ्रॉम द बिगिनिंग इन दिस चैप्टर, कि इट इज नॉट ऑन द रेंट रिसीव्ड बट ऑन द कैपेसिटी टू रिसीव. काइंडली नोट डाउन दिस समवेयर. एक बार और लिख लो, कोई बात नहीं, इतनी कोई जल्दी नहीं है हमें इस चैप्टर को खत्म करने की. जो भी पढ़े हम अच्छे से पढ़े, आखिर तक हमें क्लियर रहना चाहिए, ताकि हम एग्जामिनेशन डेट तक कभी भी कंफ्यूज ना हो. So the taxation is not on the rent received but on the capacity to receive rent. Is it fine please? आगे बढ़े. Next. इन्होंने लिखा does here income is taxable on notional basis. Does here income is taxable on notional. What is notional? What is notional? No. Notional is something which is not real. हाँ, नहीं, हाँ, लेकिन मतलब कुछ हद तक इट्स नॉट एन एप्रोप्रिएट टर्म टू एक्सप्लेन द वर्ड नोशनल. नोशनल इज समथिंग विच इज नॉट रियल, अज्यूम्ड. अज्यूम्ड इज मोर बेटर देन इमेजिनेशन, बट हाँ, मिलता जुलता सा टर्म है. तो नोशनल बेसिस मीन्स समथिंग ऑन एस्टिमेटेड बेसिस, समथिंग ऑन अज्यूम्ड बेसिस. दैट इज द कंसेप्ट एक्चुअली. Is it fine please? इसी चीज को पॉइंट वाइज पॉइंट भी दिया गया है. व्हाट इज एनुअल वैल्यू? एनुअल वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर. द टैक्सेबिलिटी इज नॉट ऑन द रेंट रिसीव्ड बट ऑन द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी टू रिसीव रेंटल इनकम. ठीक है. शुड आई अज्यूम कि आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब मैं आगे से और इस पे स्पीड पकड़ लेता हूं. आगे लिखा है, 3 नोट्स दिए गए हैं. पहला, द चैप्टर डील्स विद द रेंटल इनकम ऑफ बिल्डिंग्स वेदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल लाइक ऑफिस, शॉप, फैक्ट्री, गोडाउन एक्सेट्रा. टैक्सेशन इज ऑन द रेंटल कैपेसिटी नॉट ऑन द रेंट अर्नड. थर्ड, एनुअल वैल्यू इज फॉर 1 year रेंट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग. तो मैंने कैपिटल लेटर्स में भी आपको मोटा मोटा लिख के दिया है. How much a building can earn by way of rent in 1 year is annual value which is taxable under the head income from house property. Is it fine please? चलिए, स्टेप्स का जहां तक सवाल है, सबसे पहले हम निकालेंगे एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. वो आज हम सीख लेंगे पढ़ना. आज का मेरा शेड्यूल है कि आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू सिखा दूं. माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर. आई थिंक दिस इज वेरी ऑब्वियस एंड क्लियर. इसमें मेरे पास पढ़ाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा आपके लिए. सिंपल सी बात है, हाउस टैक्स जितना भी पेड है बाय ऑनर है. 3 बातें हैं. म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी, जब पेड होगा तब मिलेगी, बाय ऑनर होगा तब. तीनों बातें एक साथ होनी चाहिए. इज इट क्लियर? फिर क्या आ जाएगी? नेट वैल्यू. नेट वैल्यू में से स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% पॉजिटिव एनएवी की. पॉजिटिव एनएवी मतलब अगर बाय द वे हाउस टैक्स ज्यादा हो, एरियर्स है, कोई और चक्कर है, जो भी रीजन है, हाउस टैक्स माना जीएवी से भी ज्यादा है, एनुअल वैल्यू से ज्यादा है, तो आंसर माइनस नेट वैल्यू तो नेगेटिव आ जाएगा, राइट? तो वो उसका 30% तो ऐसे नहीं होता ना, माइनस माइनस प्लस, वो मैथमेटिक्स तो चलता नहीं इनकम टैक्स में, तो फिर डिडक्शन नहीं मिलेगी. इफ द एनएवी इज नेगेटिव, ये सब बातें अभी बाद में आएंगी लिखी हुई. इफ एनएवी इज नेगेटिव देन स्टैंडर्ड डिडक्शन इज नॉट अलाउड. And then interest on housing loan, that is also deductible. And then we have income from house property. Oh, khatam. Easy. Next, GAV.
GAV in normal case is the annual rental income from house property. Municipal tax, it is the house tax paid by owner during the year, it is fully deductible. Standard deduction, this is the deduction for various repairs and maintenance expenses of the building. बट हम इसमें एक्चुअल एक्सपेंसेस को इग्नोर करते हैं, ये बात आप लिख लेना. इसी के आगे स्टैंडर्ड डिडक्शन के आगे मैंने लिखा है दिस इज डिडक्शन फॉर वेरियस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. इसमें आप लिख दीजिए बट एक्चुअल एक्सपेंसेस आर इग्नोर्ड. नाम ही है ना स्टैंडर्ड डिडक्शन. स्टैंडर्ड का मतलब एक अंदाजे से दे दी, स्टैंडर्ड बेसिस पे सबको 30%, बट एक्चुअल एक्सपेंसेस आर इग्नोर्ड. तो क्वेश्चन में हो सकता है रिपेयर मेंटेनेंस दिया हो, बट वो अपने को नहीं कंसीडर करना. लास्ट, इंटरेस्ट. ये कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन रिपेयर इज डिडक्ट. So here starts the question. These are not questions exactly, these are illustrations. कि जो अभी हमने पढ़ा उसको हम थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर देते हैं. एक सिंपल सिचुएशन दी गई है. मिस्टर NG is owner of a flat in Delhi. It is let out at the rate 7,000 per month to bank officer. Municipal taxes paid during the year 4,000. Interest paid during the year for a loan to purchase a house is rupees 20,000. In addition, he incurred following expenses. Insurance 600 रुपए. इसका कुछ होगा? कौन बताएगा? यस, अगर आप चाहेंगे तो सॉरी, इसका जो सही तरीका है वो ये है कि हम एग्जाम में लिखें कि इंश्योरेंस, रिपेयर एंड ग्राउंड रेंट जो तीनों दिए हैं दे आर ऑलरेडी कवर्ड बाय स्टैंडर्ड डिडक्शन. आई रिपीट, you should mention in the examination, suppose this question comes in the exam, then you should mention that insurance, repair and ground rent are covered by standard deduction. ठीक है? Anyways, so if I start my question number 2, my GAV, gross annual value is how much? 7,000 is my monthly value, annual is 84, minus में municipal tax, then comes NAV 80,000. सिंपल है ना, 7,000 रुपये महीने का किराया है. अभी तो ज्यादा कुछ क्वेश्चन इधर उधर की कहानी दी नहीं है. धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे तो वो एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू और वो सब कहानियां शुरू हो जाएंगी. तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज 7,000 into 12, दैट्स 84,000 माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस. तो NAV comes to 80,000. ठीक है, इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 24 क्लॉज A 30%, and 24 clause B, interest on housing loan. Any doubt in this question please? I think बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. 7,000 पर मंथ रेंट है, मेक्स इट 84,000. जितना हाउस टैक्स पे किया वो माइनस कर दिया, NAV, then 30% standard deduction of NAV. This is 30% of NAV, and then interest on housing. Only these are the 4 steps. क्लियर है? पक्का?
Let's start it again. Question number 3. It is talking about the rental income properties 10,000 per month. House tax payable for the year is 15,000. Question says 60% paid by owner, 40% by tenant. 9,000 की डिडक्शन मिलेगी. ट्रिपल थ्री क्वेश्चन में एनुअल रिपेयर दिया हुआ है, दैट इज कवर्ड बाय स्टैंडर्ड डिडक्शन, और इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है, दैट इज आल्सो कवर्ड बाय स्टैंडर्ड डिडक्शन. ठीक है, ये कोई डाउट इसमें? तो मान के चल रहा हूं कि हाउस प्रॉपर्टी का बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है. नाउ वी कैन प्रोसीड. सो फर्स्ट पॉइंट जो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं वो है म्युनिसिपल टैक्स. म्युनिसिपल टैक्स में पढ़ाने का कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि इसके नाम क्या क्या हो सकते हैं. क्वेश्चंस में कई बार बड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे. वैसे भी थियोरी में पूछ सकते हैं तो आपको सारे नाम याद होने चाहिए. प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी ना कई बार म्युनिसिपल टैक्स डायरेक्ट नाम ना देके कुछ 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 लिखते हैं. तो क्या 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 लिख सकते हैं? हाउस टैक्स, ठीक है, वाटर टैक्स, फायर टैक्स, एजुकेशन टैक्स, स्कविंजिंग टैक्स, सीवेज टैक्स, जनरल टैक्स, लोकल टैक्स. तो ये अलग अलग नामों से क्वेश्चंस में दिया हो सकता है. मतलब दीज आर द वेरियस नेम्स. एजुकेशन इन द सेंस कि अगर माना लोकेलिटी में एजुकेशनल फैसिलिटीज क्रिएट करनी है तो वो भी तो वहां के रेजिडेंट्स ही पे करेंगे ना. हर जगह तो पब्लिक स्कूल्स नहीं होते ना. वी आर स्टडिंग इनकम टैक्स फॉर द होल इंडिया, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिल्ली ओनली. तो उस हिसाब से एजुकेशन टैक्स भी लेते हैं कई कई जगह. फायर सर्विसेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो होती नहीं है. मतलब वैसे तो फ्री होती है. अगर किसी घर आग लगेगी तो उसको ये थोड़ी बोलेंगे, वो करेगा फोन पे आग लगी, बोले कितनी स्टोरी की बिल्डिंग है भाई, 10,000 पर स्टोरी लगेंगे, ऐसा थोड़ी होता है. फायर तो फ्री होती है जिस वक्त आग लगती है उस वक्त. बट वैसे तो उस इलाके के सारे लोग मिलके हाउस टैक्सेस की फॉर्म में पैसा दे ही रहे हैं ना, नहीं तो फायर डिपार्टमेंट कैसे चलेगा. हर चीज का कहीं ना कहीं तो सिस्टम है. क्लियर? आई एग्री, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आपको वाटर टैक्स बोलेगा तो इट्स अ पार्ट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, पहली बात. दूसरी बात कि अब वही वाली बात आ जाती है, जो आपके घर में पानी आ रहा है, जो आपके घर में पानी आ रहा है उसका आप बिल पे कर रहे हो, लेकिन ओपन वाटर टैप्स नहीं होते क्या? मीन्स देखा जाए तो फैसिलिटीज आर देयर ना. आप पार्क्स में भी जाते हो तो ड्रिंकिंग वाटर इज देयर, उसके पैसे कौन देगा? तो इन्हें भी गलत नहीं है ये चीजें. आफ्टर ऑल जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है उसके लिए पैसे तो चाहिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से. इट्स लाइक दैट. इफ द अमाउंट इज पेड बाय टेनेंट
द अमाउंट इज नॉट डिडक्टिबल। क्वेश्चन में कई बार ना कंफ्यूज करने के लिए बोल देंगे कि लैंडलॉर्ड ने पे किया और टेनेंट ने रीइंबर्स कर दिया, तो फिर इफेक्टिवली किसने पे किया? टेनेंट ने, तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। या रिवर्स हो जाए, टेनेंट ने पे किया बट लैंडलॉर्ड ने उसको रीइंबर्स कर दिया, फिर डिडक्शन मिल जाएगी, बिकॉज इफेक्टिवली द अमाउंट इज पेड बाय द लैंडलॉर्ड। ये कहता है डिडक्शन इज ऑन पेमेंट बेसिस, इफ द हाउस टैक्स रिमेन्स अनपेड इट इज नॉट डिडक्टेड, दैट्स ऑब्वियस। डिडक्शन इज अवेलेबल वेदर फॉर करंट ईयर, अर्लियर ईयर और नेक्स्ट ईयर, दैट्स ओके। मतलब पागल बनाने के लिए क्वेश्चन कहेगी भाई आपने हाउस टैक्स 10,000 देना था, 25,000 दिया है, पिछले 2-3 सालों का भी पेंडिंग था, या 1 लाख दे दिया, 10,000 इस साल का, 9 पिछले सालों का, 9 सालों का, है ना। या क्वेश्चन कहेगी आपने एडवांस में दे दिया, बहुत पैसा था, आपने यार कहीं तो खर्चो, चलो हाउस टैक्स वालों को दे देते हैं, तो 10,000 का बिल आया था, आपने 40,000 जमा करा दी, बोले यार अगले 3 साल का भी ले लो, फिर अब पता नहीं क्या हो, मन में तमन्ना रह जाएगी हाउस टैक्स देने की, ऐसे कोई देगा नहीं। बट एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट करते हैं एडवांस टैक्स, तो ठीक है। करना क्या है उसका? करना यह है कि जितना भी अमाउंट पेड है वो डिडक्टिबल है, बात खत्म, दिमाग नहीं लगाना। इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओगे तो फंसोगे। सिंपल अमाउंट पेड को माइनस कर दो। अब जैसे आगे जाके आज में शायद पहुंच गए अगर हम, तो क्वेश्चन कराऊंगा कि आपने प्रॉपर्टी सपोज ड्यूरिंग द ईयर परचेज की है। हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एनुअल वैल्यू करते हैं ना, एनुअल बोले तो 12 महीना। अगर मैंने प्रॉपर्टी खरीदी अक्टूबर में ऐसे, तो जीएवी कितने की निकलेगी? 6 महीने की। लेकिन क्वेश्चन कहता है जी हाउस टैक्स साल का 15,000 था, आपने पे कर दिया, अब बोलो। हाउस टैक्स तो पेमेंट बेसिस पे डिडक्टिबल है, यही तो मैं आपको बोल रहा हूं। हाउस टैक्स तो जितना भी पेड है, बात खत्म, आगे का, पीछे का, ऊपर का, नीचे का, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। जितना हाउस टैक्स आपने पे किया वो डिडक्ट होगा, सिंपल सी बात है। इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल अभी दिया। हाउस टैक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है, द अमाउंट पेड इज द डिडक्शन, खत्म। तब भी अगले साल पेड होगा फिर से। मेरा क्वेश्चन आपका तो मैं समझ गया, मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगले साल वो पे करेगा फिर से? मैंने कहा ना जब पे होगा तब डिडक्शन होगी। हो सकता है वो कहे जो ले लिया था वो छोड़ो यार, और ले लो, तो होगी। म्युनिसिपल टैक्स पेड कैन एक्सीड द जीएवी, इन दिस केस एनएवी शैल बी नेगेटिव। ठीक है, वो तो ऑब्वियस है, समझाई दिया मैंने आपको। अगर इस क्वेश्चन में 9 की जगह 1,90,000 हो या 1.5 लाख हो तो एनएवी नेगेटिव आ जाएगी। नीचे बोल्ड लेटर्स में दिया गया है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर इज फुल्ली डिडक्टिबल, अमाउंट विच इज ड्यू और पेड बाय टेनेंट इज नॉट डिडक्टिबल। अब इस कंसेप्ट को समझाने के लिए जो अभी हमने पढ़ा, 3 क्वेश्चंस फ्रेम किए गए, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। लेट्स स्टार्ट। कहते हैं कंप्यूट एनएवी इन फॉलोइंग सिचुएशंस इफ जीएवी इज ₹60,000। ए, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर इज 6,000। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर इज 18,000 इंक्लूडिंग 12,000 बाय वे ऑफ एडवांस।
ये क्लियर है? जितना भी हाउस टैक्स पे किया वो सारा माइनस हो जाएगा। थर्ड, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर इज 66,000, 60 minus 66 negative. Please notice in this situation कि NAV will not be taken as nil here. जैसे लॉ में कई जगह होता है ना माइनस होता था हम जीरो कर देते थे उसको, यहाँ ऐसा नहीं है, NAV नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव का ये होगा कि इसमें से स्टैंडर्ड तो मिलेगी नहीं, इसमें भी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन और मिल जाएगा और माइनस माइनस मिलके टोटल लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल जाएगा। फिर क्या होगा, वो जाके दूसरी पॉजिटिव इनकम्स में से माइनस हो जाएगा। दिस इज व्हाट द लॉ इज। समझ गए? वो वाले प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। सैलरी में लॉस नहीं होता कभी, सैलरी तो पॉजिटिव ही होती है, बट हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में लॉस पॉसिबल है, और वो लॉस अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, दूसरी इनकम्स में से एडजस्ट होगा, नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा और आने वाले सालों के हाउस प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस होगा। तो ऐसा नहीं कि ये यूजलेस कैलकुलेशन है, इट इज ऑप्शन। हाँ, सेट ऑफ कर। यहां तक क्लियर है? टेक ड डी। म्युनिसिपल टैक्स इज पेड बाय ऑनर बट लेटर ऑन reimbursed by tenant. टेनेंट ने पे किया तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। In situation D, the house tax is practically paid by the tenant, so no deduction. E, directly paid by tenant, same. बातचीत नहीं। F, municipal tax is paid by tenant but later on he get reimbursement from the landlord. Now this is fine. ड्यू से चलेगा नहीं। Landlord paid it 4,000 only. बोलिए, कोई डाउट हो तो। क्लियर? आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करो, शुरू करो, आप करो। $36,000 आगे जीएवी, हाउस टैक्स 4,000 है। ए, पेड बाय ऑनर 32,000। बी, पेड बाय टेनेंट, नथिंग इज डिडक्टेबल, 36,000 इज द आंसर। आउटस्टैंडिंग इज सेम। मजा नहीं आ रहा भाई, ये तो बिल्कुल बच्चे वाले क्वेश्चन है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। नहीं, कहाँ तो हम क्या क्या क्वेश्चन करते थे और ये क्या क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे स्टेटस के हिसाब से। तौहीन है हमारी, तौहीन। क्वेश्चन नंबर 7,
Flat is let out, monthly rent 5,000 per month, house tax payable for 1 year is 6,000, during current year he paid house tax for 11 years. अच्छा, इतना पैसा. Interest on housing loan is 8,000, compute IFHP. करो भाई. क्या कर लेते हैं. क्वेश्चन 7, GAV कितना आया? म्यूनिसिपल टैक्स 6,000 रुपए के हिसाब से 66. NAV सही जवाब 24A. स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%. नील, आई टोल्ड यू स्टैंडर्ड डिडक्शन तभी मिलेगी जब पॉजिटिव होगा. नील या नेगेटिव होगा, नो स्टैंडर्ड डिडक्शन. बट इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन सेक्शन 24 क्लॉज B, दैट्स 8,000. So the income from house property is negative 14,000. लिख सकते हैं एक आध जो वेरी पॉपुलर शॉर्ट टर्म्स है. इट इज नॉट अबाउट दिस स्पेसिफिक, आई कैन टेल यू इन जनरल यू शुड अवॉइड. इनका क्वेश्चन ये है कि एग्जाम में हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं. मेरा आंसर है बोथ यस एंड नो, बट मेरा सजेशन है नो. पूरा ही लिखो, बेटर है. बट अगर टाइम कम है तो ऐसा भी कोई रूल नहीं. आप अगर IFHP लिख देंगे, लाइक इनकम टैक्स का जो भी टीचर नहीं चेक कर रहे हैं ना, बच्चों को थोड़ी चेक करने को देते. उसको पता होता है IFHP क्या है. यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ाऊं, फिर स्पीड तेज करूं? चलो आगे बढ़ते हैं. हाउ टू कंप्यूट दिस ग्रॉस एनुअल वैल्यू. अभी तक तो बहुत ही लड्डू चल रहा था, कि चलता भाई लड्डू ही रहेगा चैप्टर. पर अभी तो बहुत ही ज्यादा लड्डू है भाई. 3,000 रुपये महीना है, 36,000 रुपये आए. अब इसमें यह समझाया जा रहा है आपको कि जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है उसको निकालने के लिए 4 चीजें रेलेवेंट हैं. क्या क्या जी? GAV को कंप्यूट करने के लिए देयर आर 4 फैक्टर्स. म्युनिसिपल वैल्यू, मार्केट रेंट आल्सो नोन एज फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट. ये जो सबसे पहली चीज हमने निकाली, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. व्हाट इज एनुअल वैल्यू? द एनुअल रेंट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग. उसको कैलकुलेट करने के लिए 4 चीजें चाहिए होती है. आइए इन चारों से जान पहचान करें. सबसे पहला म्युनिसिपल वैल्यू. इतनी देर से आपको बार बार पढ़ा रहा हूं म्युनिसिपल टैक्स. तो म्युनिसिपल टैक्स कैसे निकालेंगे? कोई ना कोई वैल्यू के बेसिस पर निकालेंगे ना. सपोज गवर्नमेंट कहती है भाई हमें 10% टैक्स दे दो, तो वो अपने हिसाब से एक बिल्डिंग की एनुअल कैपेसिटी निकालते हैं और उसका 10% टैक्स ले लेते हैं. से फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, इतना बड़ा हिंदुस्तान है ना, कितनी सारी म्युनिसिपैलिटीज हैं, हंड्रेड्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज इन इंडिया, है ना. रोहतक में जाओगे तो रोहतक की म्युनिसिपैलिटी है, हिसार में जाओगे हिसार की म्युनिसिपैलिटी है, मुंबई में मुंबई म्युनिसिपैलिटी, दिल्ली में दिल्ली म्युनिसिपैलिटी. सो देयर आर सो मेनी म्युनिसिपैलिटीज, दे हैव देयर ओन स्टाइल. इनकम टैक्स इज कॉमनली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया, बट नॉट एवरी एक्ट, नॉट एवरी टैक्स. राइट? ये बात तो समझ में आती है ना कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में हर चीज बिल्कुल यूनिफॉर्म है. कहीं भी चले जाओ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ऐसा नहीं होता. हाँ, इनकम टैक्स है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सेम प्रोविजन है. करेक्ट? तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन क्या है? बेसिकली इट इज ऑल्सो द एनुअल रेंटल कैपेसिटी, बट कैलकुलेटेड बाय म्युनिसिपैलिटी बाय देयर ओन स्टाइल. ठीक है? दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस. व्हाट इज इन आवर सिलेबस इज that we have to treat the municipal value given in the question. How they calculate is not our subject matter. Is it fine? Second is the market rent or fair rent. What is this? Market rent. Market rent का मतलब क्या हुआ? Rent of similar building
रेंट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग इन सेम लोकेलिटी। भाई आसपास, जैसे आपने कहा 2 रूम का फ्लैट है, तो आपका जो फ्लैट है उसके जैसे और भी तो फ्लैट होंगे, काफी चांसेस हैं, तो उनका क्या किराया चल रहा है। तो व्हाट इज मार्केट रेंट? मार्केट रेंट इज द रेंट ऑफ ए सिमिलर बिल्डिंग इन सेम और सिमिलर लोकेलिटी। फाइन। अब आप बवाना में जो 2 रूम का फ्लैट है उसको वसंत कुंज में 2 रूम के फ्लैट से तो नहीं कंपेयर कर सकते, है ना। इसीलिए रूल बनाया है सेम और सिमिलर लोकेलिटी। लोकेलिटी के हिसाब से भी रेंट का बहुत फर्क होता है। आप कहोगे जी कमरे तो कमरे हैं, अब ऐसे नहीं होता भाई। अरे बस सुन, रेंट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग, तो ये हमारे सिलेबस में है मार्केट रेंट कैलकुलेट करना। द आंसर इज नो। भाई एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा तो हमें क्या पता कहाँ है क्या है, कुछ नहीं है, जो दिया होगा हम तो उसी को मार्केट रेंट मान लेंगे। मतलब ये भी हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है कि वो कैसे मार्केट रेंट डिसाइड होता है, वो होता है यार जैसे होता है। अभी तो फिलहाल एग्जाम के अंदर हमारे को क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर दिया होगा भाई ये मार्केट रेंट है, और यू टेक इट, खत्म। इनकम टैक्स ऑफिसर को मार्केट रेंट जज करने के लिए वहां घूमने जाना पड़ेगा, या वहां के प्रॉपर्टी डीलर से वो पता करेगा। आप मार से मेरे सपोज मेरे से क्वेश्चन करो, सर इनकम टैक्स ऑफिसर को अपने ऑफिस में बैठे बैठे कैसे पता चलेगा मार्केट रेंट कितना है? और नाउ दैट इज हिज हेडेक। बात समझ में आ रही है? आपको तो एग्जामिनेशन में प्रॉपर्टी का मार्केट रेंट गिवन होगा, बट इनकम टैक्स ऑफिसर को तो ढूंढ के लाना पड़ेगा कहीं से। अब वो कैसे करते हैं दैट इज आई डोंट नो, वेदर दे गो बाय सम इंडेक्स और दे एक्सेप्ट द एसएससी or they go by some property dealer, or I don't know what the system they are following. But the thing is that the market rent is definitely one of the factor. Is it clear? Third, standard rent. Standard rent क्या होता है? Rent as per Rent Control Act. इंडिया में कई कई जगह एक रेंट कंट्रोल एक्ट पास कर देते हैं। रेंट को कंट्रोल करने के लिए लैंडलॉर्ड के ऊपर कुछ प्रोविजंस बना देंगे, टेनेंट के लिए कुछ प्रोविजंस बना देंगे, रेंट्स फिक्स कर देंगे, भाई इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तो इससे ज्यादा अगर आप लोगे तो ये पेनल्टी है, फलाना ढिकना जो भी है। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। हम तो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं ना, रेंट कंट्रोल एक्ट थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो रेंट कंट्रोल एक्ट में अगर रेंट दिया होगा क्वेश्चन में तो वो भी देखना है, यूज करना है हमें, बट फिक्स कैसे होता है उसको पढ़ना हमारे काम नहीं है। इज इट क्लियर? और चौथा तो आपको पता ही है, एक्चुअल रेंट। मैं मान के चलो चारों टर्म्स से आप फेमिलियर हो गए, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, मार्केट रेंट, स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। स्टैंडर्ड रेंट मे और मे नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन बिकॉज रेंट कंट्रोल एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर इन द इंडिया। रेंट कंट्रोल एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर इन इंडिया। हर जगह रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं है, तो क्वेश्चन में समटाइम लिख दिया जाता है स्टैंडर्ड रेंट NA नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल का मतलब इसको इग्नोर कर दो। नॉट एप्लीकेबल का मतलब जीरो नहीं होता। अगर कहीं रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो उसका मतलब जीरो हो गया, वो नहीं हुआ ना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, सपोज मैं कहूं इन तीनों में से जो सबसे कम है वो ले लो, सपोज मैं ऐसा कहूं, तो आप कहोगे स्टैंडर्ड रेंट है नहीं सर, ये तो जीरो हो गया। अब एप्लीकेबल नहीं है ना, मतलब छोड़ दो, स्टेप को इग्नोर करो, ये इसका। तो अभी क्या करना है वो तो मैं बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि 4 पहलवान है, ठीक है। अब जो मैंने असाइनमेंट में इन चारों के बारे में लिखा वो भी पढ़ लेते हैं, फिर इसकी मैं करना क्या इसकी कलाकारी वो बताता हूँ आपको। जनरली एट ऑल प्लेसेज, आई एम ऑन पेज 4 क्वेश्चन नंबर 8, हाउ टू कंप्यूट GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इसमें लिखा जनरली एट ऑल प्लेसेज दीज डेज म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस इंपोज हाउस टैक्स एंड फॉर दैट पर्पज एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज फिक्स्ड। The rental value so fixed by these local bodies is known as municipal value. Next, fair rent, market rent. तो बड़ा क्लियरली मैंने इसमें लिखा है रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम और सिमिलर लोकेलिटी is also used for determining the GAV. Third, standard rent. This is the rent as per Rent Control Act. Then comes computation of GAV. नीचे दिया गया है स्पेस फॉर डायग्राम, दिख रहा है? डायग्राम तो क्या है,
पहले देख लो फिर लिख लेना। लॉ सेज कि हम आपसे टैक्स लेना चाहते हैं मार्केट रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू जो ज्यादा उस पर, लेकिन अगर स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल है तो फिर जो इससे कम पे होगा उस पे ले लेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं हो तो जीरो मत कर देना प्लीज भगवान के लिए, क्योंकि अगर आपने जीरो कर दिया तो दिस और दिस लो जीरो, अरे स्टेप इग्नोर कर देना ये वाला। ठीक है, व्हाट इज दिस? ERV, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। इजी है। तो गवर्नमेंट कहता है MR और MV विच एवर इज हाई बट स्टैंडर्ड रेंट, इससे ज्यादा नहीं। दिस इज आर कैलकुलेशन। नाउ सर यू से आप क्या कहते हो? ये तो इनकम टैक्स ऑफिसर एक तरह से अपने ऑफिस में बैठे बैठे निकाल लेगा। सो एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू इज कैलकुलेटेड से बाय इनकम टैक्स ऑफिसर बाय दीज थ्री थिंग्स, एंड देन एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू इज कंपेयर्ड विद द एक्चुअल रेंटल वैल्यू। लेकिन मैंने आपको पहले ही क्या बोला था, ज्यादा होगी तो फिर ज्यादा पे टैक्स लगाएंगे ना। विच एवर इज हाई इज द GAV। क्या जी? AR नहीं, आप ऐसे समझिए, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि आप 50 से ज्यादा गाड़ी नहीं चलाएंगे, 50 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक बनाया रूल ऐसा। हाँ, दिल्ली की सड़कों पे 50 किलोमीटर की स्पीड है भाई। आप कितने चलाते हो? नहीं पकड़ा होगा अभी तक आपको, बात अलग है। अदरवाइज द रूल इज दैट यू कैन ड्राइव ऑन दिल्ली रोड्स अप टू 50 किलोमीटर पर आवर, बस इससे ज्यादा तेज नहीं चला सकते। वो यमुना एक्सप्रेस वे पे भी सिर्फ 100 ही है। जहां जितनी चल सकती है ना उसका आधा लिख देते हैं। वो यमुना में 200 तक चल सकती है तो उन्होंने 100 लिख दिए। वो उनका सिस्टम है। क्या आधा बोलेंगे तब भी कितना चलाएगा ये। इज इट फाइन? तो क्या गाड़ी 50 ऊपर चलती नहीं क्या? फिर वो क्या करते हैं? चलान। बट दैट डज नॉट मीन कि गाड़ी 50 ऊपर नहीं चलती। बात समझाना, जो समझाना चाह रहा हूं समझ में आ रही है? ऐसे स्टैंडर्ड रेंट बना दिया गवर्नमेंट ने, इससे ज्यादा किराया मत लो। लेकिन आप कहते हो मैं तो लूंगा, तो ले लो। फिर जो प्रॉब्लम आएगी वो रेंट कंट्रोल एक्ट में आएगी। इनकम टैक्स को इससे कोई मतलब नहीं है सर। वो कहते हैं जी रेंट कंट्रोल एक्ट में जो लिखा है दैट इज अ डिसाइडिंग फैक्टर बट दैट इज नॉट द कंक्लूडिंग फैक्टर। दैट इज वन ऑफ द रेलेवेंट फैक्टर बट इट इज नॉट द कंक्लूडिंग फैक्टर। अब एक्चुअल तो उससे ज्यादा ले रहे हो ना। आप इमेजिन करो ये आ रही है फिगर स्टैंडर्ड रेंट के हिसाब से 1 लाख और आप किराया ले रहे हो 90। ठीक है, हम आपसे टैक्स किस पे लेंगे? 1 लाख। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा ले रहे हो फिर तो ज्यादा पे टैक्स चाहिए ना। आप ये तो नहीं कर सकते कि स्टैंडर्ड रेंट है 1 लाख और आप एक्चुअल में ले रहे हो 2.5 लाख और आप कहो क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट 1 लाख है तो आप टैक्स 1 लाख पे लीजिए। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इज इट फाइन नाउ? सो हाउ मच इज व्हाट इज आवर सिस्टम? MR MV विच एवर इज हाई और SR विच एवर इज लो इज ERV और ERV विच एवर इज हाई इज GAV। लिखो इसको, जो स्पेस दिया आपको असाइनमेंट पे लिखो इसको अपने हाथ से। GAV वर्किंग नोट की तरह से सॉल्व होती है एग्जाम में। मेन क्वेश्चन में तो आप सीधा GAV से स्टार्ट करते हो। दिस कंप्यूटेशन इज ए पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। तो सर ऐसे हम क्या तीर बना के आएंगे एग्जाम में? द आंसर इज यस, बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका कोई नाम तो दिया नहीं है इन्होंने एक्ट में, किसी भी किताब में। MR और MV विच एवर इज हाई, इस स्टेप का कोई नाम तो दिया नहीं है। तो इसका मतलब फिर आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे मैंने लिखा है। देयर इज नथिंग टू वरी, इट्स अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। हाउस टैक्स अथॉरिटीज होती हैं, वो हाउस टैक्स लेती हैं। हाउस टैक्स लेने के लिए उनको भी तो एक साल की आपकी बिल्डिंग की क्या कीमत है वो निकालनी पड़ती है ना। दैट इज म्युनिसिपल वैल्यू।
नहीं नहीं नहीं, सेल परचेज प्राइस नहीं, वो भी रेंटल इनकम की कैपेसिटी निकालते हैं पूरे साल, मिलती जुलती फिगर होती है कि हाउ मच ए बिल्डिंग कैन अर्न, वो भी उसी बेस पे ही चलते हैं ना। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। सो देन आई हैव ए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Question 9A, MR 80, MV 85, whichever is high. Standard rent. This is ERV. Easy. छोड़ दो। बी 38 और 30 whichever is high, और 40 whichever is low, और this whichever is high. What is the answer? 38 और 30 whichever is high 38, और 40 whichever is low 38, और 36 whichever is high 38. 38 is the answer. हो रहा है? $63 is the first step. Second step is in any case not applicable. Whichever is high, 63 is the answer. चलो भाई, बहुत आसान है, तेजी से आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10। Question 10, it says compute NAV with the help of following data: market rent or municipal value whichever is high, or standard rent whichever is low, देखना मैंने ठीक किया क्या? यही है स्टेप्स हमारे। म्युनिसिपल टैक्स का क्या करूं?
Question 11. Now again we have 4 situations, PQRS. कीजिए. Question number 11. आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कॉपी में डेट डालता हो? कोई नहीं डालता? क्योंकि अगर आप डेट डालते हो ना तो उससे भी मुझे पता चल जाएगा लाइक कि किस क्वेश्चन से किस क्वेश्चन तक कराया, तो उसके हिसाब से भी लेक्चर्स को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा. तो आप में से कोई एक डालना शुरू कर दो, आगे के लिए मेरे को हेल्प हो जाएगी. लाइक जो जब आप स्टार्ट करते हो कॉपी तो उस पर डेट डाल दो, तो उससे पता चल जाएगा कि इस डेट से इस डेट तक एक लेक्चर है. बट डेट तो खैर सेम रहेगी, 2 लेक्चर्स में है, इसमें प्रॉब्लम है. 2 में तो पता चल जाएगा. हाँ मतलब कुछ कर लो, थोड़ा सा आज से डालना शुरू कर दो, डेट डाल दो ना कहीं पे. जो कॉपी यूज करते हैं, जैसे कोमल यूज कर रही है, डाल सकती है, या कोई और स्टूडेंट जो कॉपी यूज कर रहा है ना वो कर सकता है. इसको डेट डाल देगा तो पता चल जाएगा कि ये डेट के इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन तक कराया. क्वेश्चन नंबर 11. Compute GAV in the following situations, PQRS. Market trend, municipal value, whichever is high. Or standard rent, whichever is low. Or actual rent, whichever is high. ठीक है, ये पहला. दूसरा 890 और 7. सारे कर लिए. R is 140, 150, whichever is high, or 160, whichever is low, or 170, whichever is high. Last 680 or 730, whichever is low, or 650, whichever is high. Easy. Question number 12. Then I'm leaving it. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. Question number 12. Explain provisions relating to standard deduction from the NAV. मैंने पहले आपको बता दिया, it is 30% of the positive NAV. Even if the actual expenses are less or nil, full deduction is allowed. If NAV is negative due to excess of municipal tax over GAV, then such deduction is not allowed. Basically, this deduction is allowed to cover repair expenses and similar other expenses like insurance, annual charges, ground rent, land revenues, depreciation of the building, etc. तो पॉजिटिव लेटर्स में, बोल्ड लेटर्स में भी लिखा है, स्टैंड डिडक्शन इज 30% ऑफ द पॉजिटिव NAV. नो स्टैंड डिडक्शन इफ NAV इज nil और नेगेटिव. Just 1 or 2 more questions for your practice. Question number 13.
Compute IFHP with the help of following data. Annual rental value, municipal tax due, annual repair expenses, insurance premium, annual charges, ground rent, land revenue. कुछ नहीं काम आएगा इसमें से. एक ही चीज है काम की सिर्फ पूरे क्वेश्चन में. GAV 60. GAV 60, that's much is very clear. House tax? Nil. Municipal tax is due. It is not deductible on due basis. (24A). 24B is not given. नेक्स्ट क्लास पूरी तरह से एक ही टॉपिक पर रहेगी. इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, हाउ टू कैलकुलेट. अगर आपको क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है तो क्या करना है? 14 करो. लेंगे. म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 89,000. मार्केट रेंट 90. स्टैंडर्ड रेंट हाई नहीं, चलो छोड़ो. एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाई. GAV इज 92. देखो जरा कितना आ रहा है आपका. GAV is 92,000. Everyone is clear about this. Municipal tax is 12,000. FRMR, हाँ जी सर. फेयर रेंट एंड मार्केट रेंट एक ही चीज के दो नाम. बोलो क्या, क्यों लिया? ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है. इतनी देर से पढ़ा पढ़ा के मैं ये तो नहीं कहूंगा बाल सफेद कर लिए कि 30% स्टैंडर्ड एक्शन मिलनी है तो 30% ही मिलनी है. इसमें कुछ नहीं होने वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. ये हो गया. फटाफट उड़ाओ, फटाफट फटाफट. Compute IFHP with the help of following data. MB or FR, whichever is high. Or standard rent, whichever is low. Or actual rent, whichever is high. GAV 42,000. Municipal taxes paid including arrears. NAV is negative.
24A बताया मैंने अब तो कई बार. 24A इज nil. 24B 8,000. So income from house property is negative. ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद.